फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है सुबह हो जाती है और वो लोग पिलग्रिम्स के ग्रुप के साथ जाने लगते हैं। फिर रूटिगर के साथ वाला नाइट कहता है मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि घोड़ों और इंसानों का झुंड एक साथ हारमोनी में दौड़ रहे हैं। फिर रूटिगर कहता है सच में ये नजारा देखना काफी ज्यादा रेयर है और शायद ऐसा हो सकता है कि ये पहली और आखिरी बार भी हो। फिर रूटिगर ब्लेड की तरफ देखते हुए सोचने लगता है इस छोटी सी मुलाकात में वो लोग एक दूसरे के लिए स्पेशल रहे होंगे। फिर ब्लेड उस काले घोड़े को देखते हुए सोचने लगता है मुझे पता है कि अब समय आ चुका है कि हम दोनों को अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी तरह मेरा भी एक पर्पस है जो मुझे पूरा करना है। तुम्हें अपने घोड़े के झुंड को लीड करना है। फिर उसके बाद वो अचानक से रुक जाता है क्योंकि वो ग्रासलैंड के आखिरी छोर तक आ चुका था। फिर उसके बाद वो अपने दोनों टांगों के ऊपर खड़े होकर एक जोरदार दहाड़ मारता है, जिसे देखकर ब्लेड सोचता है अब समय आ चुका है, हम लोगों का सफर यहीं तक था, हम दोनों यहीं तक साथ रह सकते थे। फिर उसके बाद वो कैरेज में से अपने हाथ को हिलाते हुए उसे गुड बाय कहता है। फिर फादर एंड्रू कहते हैं तुम उसे अलविदा कहने में उदास मत हो। फिर ब्लेड कहता है मैं तो बस कह रहा था। फिर फादर एंड्रू कहते हैं किसी भी इंसान के लिए सच बोलना बहुत मुश्किल है, हमारा लाइफ हेलो और गुड बाय का साइकिल है, जहाँ गुड बाय कहना आंखों में आंसू ले आते हैं और हेलो कहना चेहरे पे मुस्कान। सच में ये मुलाकात मेरी नजर में भी काफी ज्यादा अमेजिंग था। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि तुम लोग फिर दोबारा कब मिलोगे। आखिरकार किसी भी रिश्ते की गहराई सिर्फ साथ बिताए समय से तय नहीं होती। उनकी बातों को सुनकर ब्लेड सोचने लगता है ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम किसी न किसी दिन एक दूसरे से फिर जरूर मिलेंगे। और वो काला घोड़ा भी उन्हें जाते हुए देख रहा था। फिर उसके बाद हमें बेजेट हाउस होल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पैट्रियार्च होते हैं और वो अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहते हैं तुमने कहा कि काउंट रेवनोमा का डाउनफॉल हो गया है। फिर रगमूस कहता है हाँ काउंट, ये जरूरी खबर हमें अभी अभी मिली। फिर पैट्रियार्च सोचने लगता है वेस्ट की एक्टिविटी इस समय काफी अजीब थी, आखिर किसने सोचा था कि इसका अंत इस तरह से होगा। फिर पैट्रियार्च कहते हैं क्या सच में काउंट गैदर के हाउस के पास इतनी ताकत थी। तो गाइज मैं आपको बता दूं जो गॉर्डन ने 2-3 एपिसोड पहले वेस्ट में तबाही मचाई थी ये खबर उसी की है। ऐसा लगता है कि वेस्ट का रूलर रेवनोमा भी नंबर में कम होने की वजह से हार गया, मतलब लोगों की कमी की वजह से हार गया। फिर पैट्रियार्च कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है कि रॉयल फैमिली ने इसके बारे में कुछ नहीं किया। फिर रगमूस कहता है खैर हम सेंटर के मामले के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा सकते। फिर पैट्रियार्च खड़े होते हुए कहते हैं अच्छा ऐसी बात है। फिर पैट्रियार्च सोचने लगते हैं नॉर्थ का अपना एक स्ट्रॉन्ग और यूनिक कलर है, इसलिए नॉर्थ दूसरे रीजन के मुकाबले काफी स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि शुक्रिया रॉयल फैमिली और सेंट्रल अथॉरिटी का, जिसके वजह से हमने एक अनशेकेबल विल को बनाया और हम उनके अथॉरिटी से फ्री हो गए। तो इस हिसाब से दूसरे रीजन के इंसिडेंट के लिए इग्नोरेंट होने के अलावा ये कुछ भी नहीं कर सकता। फिर पैट्रियार्च कहते हैं मुझे यकीन नहीं हो रहा कि एक रीजन का काउंट फैमिली इतनी आसानी से खत्म हो गया। ये बिल्कुल भी कोई मामूली फैमिली नहीं थी, ये फैमिली गार्डियन ऑफ द पैक्ट थी, मतलब समझौते का संरक्षक। पास्ट में बनाए गए सभी रूल्स और ट्रेडिशन बेकार हो गए क्योंकि सत्ता की ताकत नए लोगों के हाथों में आ गई। तो गाइज मैं आपको ये बात बता देता हूँ जो पुराना वाला काउंट गैदर है उसके नेफ्यू ने गॉर्डन के साथ हाथ मिलाकर काउंट गैदर को मार दिया और उसके काउंट के पोजीशन को लेने के बाद उसकी ताकतों को गलत यूज कर रहा है। तो पैट्रियार्च के कहने का मतलब यही था। फिर पैट्रियार्च कहते हैं ये बिल्कुल भी शांति का समय नहीं है। फिर रगमूस कहता है आप सही कह रहे हैं काउंट। फिर पैट्रियार्च सोचने लगता है चाहे एम्पायर उन्हें कितना भी छूट दे दे लेकिन आखिरी में उन्हें रोकने के लिए कहीं न कहीं उन्हें भी लाइन खींचनी होगी। काउंट रेवनोमा के फैमिली का खत्म होना एक नए समय की शुरुआत हो सकती है। फिर तभी पैट्रियार्च सामने देख के हैरान हो जाता है और कहता है क्या वो पिलग्रिम्स हैं और उनके साथ रेवनोमा के रिफ्यूजीज हैं जो पुराने पैक्ट के साथ आए हैं। और गाइज मैं आपको बता दूं रेवनोमा फैमिली इसी पैक्ट की गार्डियन थी, मतलब इस जंजीर से जकड़े हुए और कपड़े में ढके हुए बक्से की गार्डियन थी। फिर उसके बाद हमें ब्लेड को दिखाया जाता है जो सोच रहा होता है अब मैं क्या करूं, मैंने पिलग्रिम्स के ग्रुप को बचाया है जो बहुत ही अच्छी बात है।
लेकिन मैंने सर रूटिगर की मदद की। सर जोसेफ इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे। फिर वो जैगर को इमेजिनेशन करते हुए सोचने लगता है, जहाँ जैगर गुस्से से कहता है, बच्चे क्या तुम्हारा दिमाग ठिकाने में भी है? शायद ऐसा भी हो सकता है सर जैगर मुझे पीट पीट कर मार डाले, लेकिन अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। जो हो गया उस पे पछताने का क्या ही फायदा। फिर उसके बाद ब्लेड दरवाजे को खटखटाने लगता है और कहता है, सर जोसेफ मैं यहाँ पर आ गया। फिर अंदर से आवाज आती है, अंदर आ जाओ। फिर उसके बाद ब्लेड दरवाजे खोलकर अंदर चले जाता है और उसे ग्रीट करता है। फिर जोसेफ कहता है, तुम यहाँ एक दिन पहले ही वापिस आ गए। फिर ब्लेड कहता है, हाँ सर जोसेफ। और फिर उसके बाद ब्लेड ने जो भी वेकेशन में किया था वो सारी बातें बता देता है। फिर जोसेफ कहता है, मैंने सुना था कि तुम्हें चोट नहीं लगी। फिर ब्लेड कहता है, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ सर जोसेफ। फिर जोसेफ कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर भी तुम्हें अपना ख्याल अच्छे से रखना होगा। फिर ब्लेड कहता है, ठीक है सर जोसेफ, मैं इस बात का ध्यान अच्छे से रखूंगा। फिर ब्लेड सोचने लगता है, क्या सब ठीक है? वे बिल्कुल अभी भी वैसे ही दिख रहे हैं जैसे वो हमेशा दिखते हैं। फिर वो सामने की तरफ देख के सोचने लगता है, क्या बकवास है, मैं तो फंस गया। आखिरकार वो मेरे से परेशान दिखाई दे रहे हैं। फिर जोसेफ कहता है, सोआर, मुझे वहाँ के छोटी बस्ती के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। मैंने सुना है जब वहाँ के ग्रुप के बीच फाइट होता है तो फाइट तभी खत्म होता है जब उसके ग्रुप के सारे मेंबर्स मारे जाते हैं या सरेंडर कर देते हैं। क्या ये बात सच है? फिर ब्लेड सोचने लगता है, अचानक से वो मेरे से इस तरह का सवाल क्यों पूछ रहे हैं? फिर ब्लेड कहता है, हाँ सर जोसेफ, शायद ऐसा ही है। फिर जोसेफ कहता है, तो क्या तुम एक लेटर भी नहीं भेज सकते? फिर ब्लेड कहता है, आपका मतलब किस लेटर से है? फिर जोसेफ कहता है, मेरा मतलब तुम्हारी लवर से था जो अभी कोवेनेंट में है। फिर ब्लेड कहता है, वो बस मेरी दोस्त है। फिर जोसेफ कहता है, खैर वो जो भी है, ऐसी बात नहीं है कि मुझे अब तक की सिचुएशन के बारे में पता नहीं था। मैं सोआर में कोई खबर नहीं भेज पाने के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे डर है कि इस वजह से वहाँ के लोगों को हर्ट हो सकता है। मैं भी कॉन्सेंट्रेट होना चाहता हूँ, लेकिन उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए समय और एफर्ट्स दोनों की जरूरत है। फिर जोसेफ कहता है, वन आइड जैक नाम का आदमी अपने तरीके से वैल्यूबल है। उसकी बातों को सुनने के बाद ब्लेड सोचने लगता है, शायद हाँ, आखिरकार उसका नाम मनी बैग है। उसने बहुत ज्यादा पैसा का यूज करके सोआर के बहुत ही पावरफुल लोगों के साथ कनेक्शन बनाया है। फिर जोसेफ अपने जगह से उठते हुए कहता है, लेकिन तुमने मेरे लिए रिमार्केबल टैलेंट को दिखाकर अपने आप को साबित किया है। क्योंकि तुमने मेरे लिए इतना ज्यादा स्ट्रगल किया है तो मुझे भी अपने वादे को निभाना होगा। लेकिन उसकी बातें सुनकर ब्लेड को कुछ भी समझ में नहीं आता। फिर जोसेफ कहता है, ये एक ऐसा झंडा है जो किसी के भी हॉनर को रिप्रेजेंट करता है। जाहिर तौर पे मेरे दादा के समय में नाइट्स इसी तरह के झंडा लेकर घूमते थे। फिर जोसेफ अपने मन में सोचने लगता है, ये एक ऐसी चीज है जिसे मैं अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं पा सका, इसलिए मैंने एक नाइट रखने का फैसला किया जो इसे उठाएगा, और वो तुम हो जो इसे खुशी खुशी उठाएगा। तुम इस झंडे को उठाने के लायक हो और बैजेड हाउस होल्ड तुम्हारी इस वैल्यू की गारंटी देगा। जैसे कि मैंने तुम्हें वादा किया था, बैजेड हाउस होल्ड तुम्हें पूरा सपोर्ट करेगा। वो पर्सन जिसने लेडी एलिशा के नेम को रिसीव किया और बैजेड हाउस होल्ड का एक वेसल बना, सोआर के ब्लेड, अपने झंडे को उठाते हुए अपना सिर गर्व से ऊंचा करो और इसे लेकर अपने होम टाउन जाओ और उन बेकार लोगों को काट डालो जो तुम्हें पहले मारने की कोशिश कर रहे थे। सही महीने में अपनी आजादी पाओ, फिर मेरे पास लौट आओ। जोसेफ की बातें सुनकर जैगर भी एग्री होता है और उसकी बातें सुनकर ब्लेड इमोशनली हो जाता है। फिर उसके बाद हमें बताया जाता है एक लड़की और एक बूढ़े आदमी से मिला हुआ मामूली सा स्वॉर्ड, एक प्रीस्ट से वेरीफाई आइडेंटिटी टोकन और नोबल लेडी का नाम वाला रुमाल, यहाँ तक कि हाउस होल्ड का क्रेस्ट वाला झंडा भी। ये वो सभी चीजें हैं जो उस लड़के को साथ मिलकर आगे बढ़ा रही हैं। ये सभी उस लड़के की अकम्प्लिशमेंट थी। फिर ब्लेड रोते हुए कहता है, आपके ऑर्डर पे मैं इसे जरूर करूंगा मेरे लॉर्ड। फिर उसके बाद हमें मेन हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पैट्रियार्च अपने थ्रोन पे बैठे होते हैं और उनके सामने पिलग्रिम्स का ग्रुप होता है और उनके साथ रेवनोमा हाउस होल्ड का पैक्ट होता है। तो गाइस, पैक्ट का मतलब समझौता होता है। फिर पैट्रियार्च उसे देखते हुए
हुए कहते हैं तो ये है पैक्ट का प्रूफ। फिर फादर एंड्रू कहते हैं इसके अंदर ड्रैगन का फ्रेगमेंट है, वो फ्रेगमेंट जो परफेक्शन के प्राइम ड्रैगन का है जिसे हमारे फाउंडिंग किंग ने खत्म किया था, और उनकी बातों को पैट्रियट सिर्फ गौर से सुन रहे होते हैं। फादर एंड्रू कहते हैं मुझे ये कहने के लिए माफ कर दीजिएगा, लेकिन काउंट रेवनोमा की फैमिली ही वेस्ट में एकमात्र फैमिली थी जो इस पैक्ट को प्रोटेक्ट करती थी। फिर पैट्रियट कहते हैं मैं आपकी बातों को समझता हूँ, मैं आपको अपने नाइट्स दूंगा, मैं प्रूफ ऑफ द पैक्ट को जितना पॉसिबल हो सके उतना सेफली तरीके से आपके साथ पहुंचाने में मदद करूंगा। प्लीज यहाँ आराम करें, तैयारी पूरी होने तक आप यहाँ मेहमान के रूप में रहें। फिर फादर एंड्रू कहते हैं आपका शुक्रिया काउंट। फिर उसके बाद फादर एंड्रू के साथ आए हुए रेफ्यूजीज प्रूफ ऑफ द पैक्ट के ऊपर कपड़ा ढक के वहाँ से लेके जाने लगते हैं, और उनके साथ साथ फादर एंड्रू भी वहाँ से जाने लगते हैं। जिसे जाते देख पैट्रियट कुछ सोचने लगते हैं। फिर रगमूस कहता है इसकी चिंता मत कीजिए काउंट, इसे करने के अलावा उनके पास भी कोई दूसरा चॉइस नहीं था। फिर पैट्रियट नीचे उतरते हुए कहते हैं मैं जानता हूँ, वेस्ट के पर्सपेक्टिव से प्रूफ ऑफ द पैक्ट का एकमात्र गार्डन हाउस जो उनके बराबर होगा वो है नॉर्थ का रूलर आयरन ड्यूक टिमूर बैरनऑफ। फिर पैट्रियट सोचने लगता है मैं जानता हूँ कि मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन इसके वजह से मेरे कंधे से ये बोझ नहीं हटेगा। फिर तभी पैट्रियट सामने खिड़की की तरफ देखकर हैरान हो जाते हैं, मैंने बहुत समय से वो झंडा नहीं देखा। उसके बाद सुनकर रगमूस कहता है आपके कहने का क्या मतलब है। फिर रगमूस भी खिड़की के पास आकर देखने लगता है और सामने देखकर कहता है अच्छा ऐसी बात है। फिर पैट्रियट कहते हैं मुझे आखिरी बार वो झंडा देखे हुए बहुत लंबा समय हो गया। तो गाइस आप इस झंडे को देखकर तो समझ ही गए होंगे कि ये झंडा प्लेट का है और ये कैरेट सोआर जा रही है। फिर पैट्रियट कहते हैं वो जाने से पहले थोड़ा आराम कर सकता था। फिर रगमूस कहता है शायद ऐसा हो सकता है कि वो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो। फिर पैट्रियट सोचने लगते हैं हाँ ये बात सही है, अगर इसके जगह मैं भी होता तो मैं भी बिल्कुल ऐसे ही करता। फिर पैट्रियट एक नाइट को याद करते हुए सोचने लगते हैं, एक नाइट जो अपना मास्टर खुद है, नाइट पेनरेट। फिर पैट्रियट सोचने लगते हैं जाओ अपने होम टाउन और जो तुम्हारी असली ड्यूटी है उसे पूरा करो। फिर उसके बाद ब्लेड गोते के साथ गैरेज में जाने लगता है। फिर उसके बाद हमें कपड़े से ढके हुए ब्लेड को दिखाया जाता है जो इस्तुरमा जैसे चमकते हुए जगह से सोआर के अंधेरी छोटी बस्ती में आ गया होता है। फिर उसके बाद हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ लोग इकट्ठा होकर चिल्ला रहे थे। असलियत में ये जगह एक प्रोस्टिट्यूशन हाउस होता है, दूसरे शब्द में बोला जाए तो कोठा घर। फिर उसके बाद हमें मर्सिला को दिखाया जाता है जो तैयार हो रही होती है। फिर तभी पीछे से एक बुढ़िया औरत सिगार फूकते हुए कहती है मर्सिला वे सुअर हंगामा मचा रहे हैं, अगर तुम तैयार हो गए हो तो जल्दी से यहाँ से बाहर निकलो, तुम्हें अपना कर्जा चुकाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को सर्व करना होगा, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता। फिर मर्सिला उस बुढ़िया औरत की तरफ देखने लगती है और वो बुढ़िया औरत भी मर्सिला को घूर घूर के देखने लगती है। फिर वो मर्सिला के पास आके उसके चेहरे को पकड़ती है और कहती है चलो देखते हैं तुम्हारा अंदर का ये कॉन्फिडेंस कब तक कायम रह पाता है, हमारे पास बहुत समय है, तुम यहाँ तब तक फंसी रहोगी जब तक तुम्हारा बॉडी सड़ नहीं जाता। उसकी बातें सुनने के बाद मर्सिला स्माइल करते हुए कहती है मैडम आप लंबी उम्र जियो। उसकी बातें सुनकर वो बुढ़िया औरत हैरान होते हुए सोचने लगती है वो छोटी बेवकूफ कहीं की, उस पर इतना सब कदम रखने के बावजूद भी वो अभी भी वैसे की वैसी ही है। फिर वो बुढ़िया औरत कहती है जल्दी से तैयार हो जाओ और वहाँ जाओ। फिर मर्सिला कहती है मैं किसी ऐसे पर्सन के लिए बहुत ही अच्छे पोजीशन में पहुँच गई हूँ जो कि सिर्फ अपने शरीर को बेच रही है, लेकिन फिर भी ये रिमार्केबल था, कम से कम मैं अपनी किस्मत को तो खुद चुन रही हूँ। भले ही ये मेरे लिए काफी टफ है लेकिन ये रास्ता मेरी तबाही का है। फिर उसके बाद मर्सिला के वहाँ आने के बाद वहाँ के लोगों के आंखों में हवस झलक रहा था और उसके आने के बाद वहाँ सभी लोग चिल्लाने लगते हैं। फिर वो बुढ़िया औरत कहती है क्या तुम लोग इतने समय से इंतजार कर रहे हो, जो आदमी रात के लिए सोआर के ब्लैक रोज के हनी को चाहता है वो अपने सोने के सिक्के को दिखाओ। उसकी बातें सुनकर वहाँ खड़े लोग चिल्लाने लगते हैं कोई 1 गोल्ड, कोई 2 गोल्ड तो कोई 3 गोल्ड की बोली लगाता है। फिर वो बुढ़िया औरत मर्सिला को देखकर सोचने लगती है ये कितना ज्यादा एडमायरेबल है, ये मुरझाया हुआ फूल गोल्डन हनी बनाने में बहुत बढ़िया है, मैं इसे धीरे धीरे करके पूरी तरह से चूस लूंगी। फिर तभी एक पर्सन कहता है मैं इसके बदले 4 गोल्ड दूंगा। फिर वो बुढ़िया औरत कहती है आखिरकार एक अच्छी कीमत तो मिला। फिर वो बुढ़िया कहती है अगर ऐसी बात है तो ठीक है। फिर तभी अचानक से पीछे से आवाज आती है मैं 100 गोल्ड दूंगा, जिसे सुनकर वो बुढ़िया
बुढ़िया खांसने लगती है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और फिर सभी लोग पीछे की तरफ देखने लगते हैं और वो बुढ़िया भी हैरान परेशान होते हुए सामने की तरफ देखने लगती है और पीछे की तरफ से सीढ़ी से चढ़ते हुए एक पर्सन कहता है मैं इसके बदले 100 गोल्ड दूंगा, जिसे सुनकर मर्सिला बहुत हैरान हो जाती है और वो अपने ही हाथ को नोचने लगती है और वो सीढ़ी चढ़ने के आवाज को सुनकर उसे गॉर्डन याद आ जाता है और वो सोचने लगती है ये बिल्कुल उसी दिन की तरह है जिस दिन मेरा घर तबाह हो गया था, ये आवाज बिल्कुल उसी दिन की तरह है और वो ये सोच के काफी डर जाती है। फिर वो कपड़ा पहना हुआ पर्सन सीढ़ी चढ़ते हुए ऊपर की तरफ आ जाता है, जिसे देखकर बुढ़िया कहती है मिस्टर क्या आप ही है जिन्होंने 100 गोल्ड की बोली लगाई, पर वो बिना कुछ कहे सीधा मर्सिला के तरफ जाने लगता है, जिसे देखकर वहाँ के लोग डरते हुए सोचने लगते हैं आखिर ये पर्सन कौन है और इस पर्सन का ऑरा इतना ज्यादा है कि इसके साथ बिल्कुल भी उलझा नहीं जा सकता। फिर वो मर्सिला के पास आके बुढ़िया को कहता है क्या मैं इसे ऑर्डर कर सकता हूँ। फिर वो बुढ़िया उस पर्सन को देखते हुए सोचने लगती है इसके कपड़े काफी महंगे हैं, भले ही ये 100 गोल्ड का ब्लफ कर रहा हो लेकिन ये आसानी से 10 गोल्ड दे सकता है। फिर वो बुढ़िया औरत कहती है ये रहा मेनू। फिर वो पर्सन कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है और गाइस आपने तो इसे गैस कर ही लिया होगा कि ये हमारा ब्लेड है। फिर ब्लेड कहता है यहाँ से जाने के बाद मुझे हमेशा ये सब याद आता था, ग्रिल्ड सॉसेज और ब्लैक पुडिंग, हैश ब्राउन और गेहूं की रोटी, जिसे सुनकर मर्सिला काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर ब्लेड अपने चेहरे के ऊपर से ढके हुए कपड़े को उतार देता है, जिसे देखकर मर्सिला की आंखों में आंसू आ जाता है। फिर उसके बाद हमें बताया जाता है एक गोल्ड जो किसी गंदे जगह से नहीं आया था, ये वो कलर है जिसे जॉर्ज घर लेकर आया था, ये वो कलर है जिसे मर्सिला ने नहाया था और ये वो कलर है जो उस दिन उस लड़के के पास था। फिर ब्लेड कहता है मर्सिला मैं वापिस आ गया। फिर आगे बताया जाता है और वो कलर एक चमकता हुआ गोल्ड है।